वेलकम टू प्रिसीशन प्रेप। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम DUSOL का जो आपका एग्जाम है 30 मई 2026 को, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लान। पूरा सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है। अराउंड 90 मार्क्स का नंबर आए आपका एग्जाम आने वाला है, जिसमें जो है आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। दैट मीन्स 18 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, राइट। अब जो 18 मार्क का आपको क्वेश्चन आने वाला है वो ऐसा नहीं है कि आपका कंप्लीट क्वेश्चन 18 मार्क में आएगा। इट कुड बी लाइक आपको 6+6 का क्वेश्चन आएगा या फिर 9+9, और हर क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस तो होता ही है। सो दैट मीन्स अगर आप एक यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका एक 18 मार्क का क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाता है। और यूनिट्स भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, प्रिपेयर करना ज्यादा इजी है। DSC का आपका एग्जाम है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, यू कैन नॉट लीव दिस सब्जेक्ट। इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी न्यू एक नोटिफिकेशन DUSOL ने लॉन्च किया है, जिसमें क्या है, आपको ना आपका इंटरनल असेसमेंट देने का एक दोबारा चांस दे दिया है अगर किसी का रह गया है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, आप जाकर वो वीडियो देखो, कैसे जो है आप पोस्ट कर सकते हो, कैसे आप दोबारा अपना इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम दे सकते हो। 27 मई से आपका एग्जाम जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए लिंक ओपन हो जाएगा, टिल 6 जून तक वो आपका ओपन है। तो अगर किसी का मिस हो गया है तो वो आप वीडियो जाके चेक करो, है ना, कि प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन और में 2 पार्ट में आएगा तो एक यूनिट चैप्टर भी करोगे तो चांसेस है कि आपका ये यूनिट निकल जाएगा। यूनिट 1 में अगर आप सिलेबस देखो, यूनिट 1 में देर इज अ मल्टीपल टॉपिक्स, लेकिन आपको सभी टॉपिक्स करने का नीड नहीं है। एक बार टॉपिक्स चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन व्हाट आई से इज कि आप ये 2 टॉपिक अगर प्रिपेयर कर लेते हो, दैट इज थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और आपका इंट्राप्रेन्योरशिप और डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों कर लो, अपने में ही इतना है ना कि आपका पूरा चैप्टर कवर करेगा। जब आप थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, देयर आर 5 थ्योरीज, हर थ्योरी को करना जरूरी है। कौन से ऑथर ने कौन सी थ्योरी दी और उस थ्योरी के बेसिस पे उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के कौन कौन से फीचर्स हैं, इतना कर लिया ना तो आपका इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, आपके पास फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, नीड है, तो वो सब इसी में कवर हो जाएगा। और जो डिफरेंस है आपका इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का, ये आपका 5 और 6 मार्क में एक स्मॉल क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से डायरेक्टली, सो दैट कि हमारा टाइम सेव हो जाए। इनिशियली मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, आपके पास इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स हैं, देन यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देन डेफिनेशंस वही बराबर आपके पास घूम फिर के आएंगी। एंटरप्रेन्योर एज अ रिस्क बेयरर, एंटरप्रेन्योरशिप जब सब्जेक्ट कर रहे हो तो कुछ वर्ड्स आप अपने माइंड में रखो, जैसे कि आपके पास क्या है, रिस्क टेकिंग या रिस्क बेयरर, बार बार आपका चैप्टर में यूज होगा, आपके पूरे बुक में यूज होगा। इनोवेटिव होता है, इनोवेशन से रिलेटेड होता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, जिससे आपका पूरा चैप्टर इजीली क्लियर होगा। हम डायरेक्टली जा रहे हैं थ्योरीज पे, थ्योरीज के बाद इन टॉपिक्स को एक बार चेक करेंगे। द फर्स्ट थ्योरी, द थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अराउंड आपके पास 5 थ्योरीज होने वाला है। फर्स्ट थ्योरी क्या है आपके पास, द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, या फिर जिसको आप क्या कह सकते हो, इनोवेशन थ्योरी भी कह सकते हो। दिस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय एलियोस कम्पचर। ये क्या कहता है, इट्स ऑल रिलेटेड विद द इनोवेशन। दैट मीन्स अ पर्सन जो किस पे फोकस करेगा, आपके इनोवेशन पे फोकस करेगा। दैट इनोवेशन कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सर्विसेज से रिलेटेड हो, जहां पे वो अपना इनोवेशन, अपना क्रिएटिविटी लेकर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगा या आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर। दैट इज नोन एज इनोवेशन थ्योरी गिवन बाय एलियोस कम्पचर। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका क्या है ना कि वो आपसे एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस पूछेगा कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। थ्योरी कर लिया जहां पे वो अपनी इनोवेशन और क्या लेकर आया है, क्रिएटिविटी लेकर आया है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होगा। नाउ व्हाट ही गिवन अ थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। दोनों वर्ड्स देखो, दोनों ही क्या है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिव दैट मीन्स क्रिएट कर रहा है, और डिस्ट्रक्शन दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर रहा है। दोनों कैसे,
क्रिएशन का क्लियरली मतलब है ही इज क्रिएटिंग समथिंग, दैट मीन्स कोई प्रोडक्ट क्रिएट करा, या तो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आया या सर्विसेज लेकर आया। साथ ही साथ जैसे ही न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी अगर वो लेकर आता है, तो कुछ पुराना टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगा, टेक्नोलॉजीज आउटडेट हो जाएंगी। दैट मीन्स बाय डिस्ट्रक्टिंग द ओल्ड रिसोर्सेज ही हैज क्रिएटेड द न्यू रिसोर्सेज, दैट इज द थ्योरी गिवन बाय स्कम्पचर, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। आपसे ये क्वेश्चन डिफरेंटली भी पूछ सकता है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, तो आपको माइंड में होना चाहिए। सो ही क्लियरली सेड कि अपने इनोवेटिव एक्टिविटीज से वो न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिजनेस मॉडल्स लेकर आया और अपने ओल्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को रिमूव करके उसने क्या किया, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया। दैट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी। अब इसी के बेसिस पे फंक्शंस करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल? फर्स्ट, इन्वेंशन, बिकॉज इनोवेटिव थ्योरी है। इन्वेंशन मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट क्रिएट करा, ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक मार्केट में कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, दैट इज इनोवेशन। क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट जो कभी था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द इन्वेंशन ऑफ द बल्ब, सबको पता है जब फर्स्ट टाइम बल्ब डिस्कवर हुआ, दैट इज द इन्वेंशन। लेकिन उसके बाद बल्ब से क्या हुआ, आपके एलईडी बल्ब्स बने, सीएफएल ट्यूब्स बन गई। सो दिस ऑल हैज बीन इनोवेटेड। सो इन्वेंशन से क्या बना आपका, इनोवेशन। दैट मीन्स एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में और चेंजेस कर करके न्यू थिंग्स लेकर आना, दैट इज इन्वेंशंस इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। देन देयर इज अ रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है थर्ड फंक्शन, दैट इज द ही इज अ रिस्क टेकर, ही बेयर्स द रिस्क इंट्रोड्यूसिंग। अब रिस्क किस चीज का होता है, एक तो वो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, अब बिहाइंड दैट उसका मनी, उसका टाइम, एवरीथिंग दैट वाज ही इन्वेस्टिंग इज द रिस्क टेकिंग। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है उसका, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, उसको पता ही नहीं कि अगर वो कोई चीज लॉन्च कर रहा है या इनोवेट करके मार्केट में लेकर आ रहा है, फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के साथ क्या होने वाला है। क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करेगा, क्या वो प्रॉफिट फेस करेगा, क्या वो लॉसेस फेस करेगा, ही डजंट नो एनीथिंग, दैट इज रिस्क टेकिंग। ये तीन फंक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये तीन चीजें आपने कर ली। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो वहां पे भी डील सकते हो कि वो इनोवेटर होता है और रिस्क टेकर होता है। तो दो फीचर्स यहां से निकल गए, हमें डिफरेंटली क्वेश्चन करने की नीड नहीं पड़ेगी। चलिए इसी थ्योरी को और आगे करते हैं। वो कहता है, स्क्रम्पचर कहता है कि डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन लेके जाएगा किसकी तरफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये टॉपिक भी यहीं पे कर लो, आपका सेकंड चैप्टर से इसका क्वेश्चन बनता है कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करेगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है ना, प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या कर रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। अब न्यू अपॉर्चुनिटी में प्रोडक्ट्स तो लेकर आया ही आया, साथ में उसने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया। दैट मीन्स एडवांटेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। क्या पूछेगा ना कि व्हाट आर द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या करता है, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ करता है। थर्ड आप क्या लिख सकते हो ना कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अब अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो लोगों का क्या बनता है, पर कैपिटा इनकम बनता है। देखो चार फंक्शंस हमने यहीं से एडवांटेजेस निकाल दिए एंटरप्रेन्योर के, तो आप ये वहां पे लिख सकते हो। पूरा चैप्टर रीड करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास 5 डेज ही बचे हैं, तो हम पूरा चैप्टर इस तरीके से करेंगे ना कि एक क्वेश्चन से मल्टीपल जो पॉइंट्स बन सकते हैं वो हम बनाएंगे। एंटरप्रेन्योर का न्यू अपॉर्चुनिटीज आ गया, एडवांसमेंट आ गया, वो क्या कर रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ कर रहा था। इसीलिए वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर क्या है ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक ड्राइवर है। ही मे आस्क यू क्वेश्चन, हाउ एन एंटरप्रेन्योर कैन बी अ ड्राइवर और इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस लिखना है। whenever there is an entrepreneur enters in the economy, वो प्रोडक्ट जनरेट करता है, सर्विसेज जनरेट करता है, तो वहां से क्या जनरेट होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ क्या होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबकी इनकम्स आ गई। प्रोडक्ट जनरेशन हुआ तो एक्सचेंज मैकेनिज्म भी हुआ, बिकॉज अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या होगा, मार्केट
एक्सचेंज भी होगा, एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, वैल्यू जनरेशन होगा, वैल्यू जनरेशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ बनेगा, दैट मीन्स आपका जीडीपी इंक्रीज होगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा। दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। और ये ही सब जो मैंने आपको भी बताया ना, ये आपका सेकंड चैप्टर में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिस्ट्री से रिलेटेड, तो ये वहीं कर लो, आपका काम यही हो जाएगा। Now, there is a word says that he said status है आपका the willingness to take risk. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिस्क टेकर होता है, इनोवेशंस है और इकोनॉमी को फॉरवर्ड ले जाने में आपकी हेल्प। दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इनोवेशन थ्योरी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सेकेंड थ्योरी करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड दिस इज गिवन बाय रिकर्ड कैंटिलोन्स। अब इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, जिसको ब्रेक करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी है किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक के थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी में क्या है, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज होता है। सो जो रिकर्ड कैंटिलोन का आपका थ्योरी है, दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोड्यूसर्स एंड एक्सचेंज। आपका वो 3 सर्कल इकोनॉमी वाला डायग्राम वो यहाँ फिट बैठता है, आप यहाँ पे उसे डाल सकते हो। दैट जो एक्सचेंज आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है, वो कहता है ही कैन बी क्लासिफाइड बोथ प्रोड्यूसर, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर ही रहा है लेकिन सिर्फ प्रोड्यूस थोड़ी ना कर रहा है, लोगों तक अवेलेबल भी करा रहा है पूरी इकोनॉमी में, दैट इज ही इज एन एक्सचेंजर्स एज वेल। सो इज एम्फसाइजिंग देयर डुअल रोल इन क्रिएटिंग एंड फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, दोनों चीजें कर रहा है। और इसने क्या बोला कि जो आपका इकोनॉमिक थ्योरी है, दिस इज डिपेंड्स अपॉन कि वो कितना मार्केट प्लेस पे प्रॉफिट्स लेकर आएगा। एंटरप्रेन्योर एक वो इंडिविजुअल है हु टेक्स रिस्क इन मार्केट प्लेस टू अर्न प्रॉफिट। वो किस लिए रिस्क ले रहा है, कोई भी एंटरप्रेन्योर सोशल सर्विस तो कर ही रहा है, दैट इज वन ऑफ द थ्योरी एज वेल कि फॉर द सोशल डेवलपमेंट, लेकिन साथ ही साथ सोशल थ्योरी के साथ साथ वो प्रॉफिट्स भी तो अर्न करना चाहता है, अदरवाइज व्हाई वन शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। पढ़ते हैं ना हम 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, उसका फैक्टर ही क्या है, आपका प्रॉफिट्स अर्न करना। सो ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द अनसर्टेनिटी, उसको पता है कि मार्केट जो है वो अनसर्टेन है। एज एन एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, एक तो रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी, बिकॉज उसको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, माइट भी जो वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है उसका डिमांड ही मार्केट में आने वाले टाइम में खत्म हो जाए। So that is, you always emphasize on the uncertainty and risk taking nature. तो उसका नेचर क्या है, रिस्क टेकिंग है, अनसर्टेनिटी लेता है। कैंटिलॉन रिकॉग्नाइज द डायनामिक नेचर, मार्केट का नेचर कैसा होता है, डायनामिक। डायनामिक क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, देयर इज अ डिमांड फैक्टर इन द इकोनॉमी, कुछ भी बदल सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ वॉर इन द इकोनॉमी, गोल्ड डिमांड है, सिल्वर डिमांड है, कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया किसी प्रोडक्ट पे कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, देयर इज अगेन अ डायनामिक नेचर, कुछ भी चेंज हो सकता है। एज द रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर इन ब्रिंगिंग इन द मार्केट इक्विलिब्रियम, तो रोल है एंटरप्रेन्योर का कि अगर मार्केट में कुछ भी डिसइक्विलिब्रियम आता है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड सप्लाई को लेकर के, ही शुड हैव दैट स्किल्स कि वो क्या करे, मार्केट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करे। अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं होगा, फॉर एग्जांपल सप्लाई ज्यादा हो गई, लोग डिमांड नहीं कर रहे, सो अल्टीमेटली उसके प्राइसेस क्या होंगे, डाउन आ जाएंगे, या डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो प्राइसेस अप चला जाएगा। सो ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम मार्केट कंडीशन, चेंज कर सकता है और ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करेगा सप्लाई और डिमांड। दैट इज द इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, जहां पे वो एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्सचेंजर क्या करेगा ना, डील करेगा। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के आपके फीचर्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। द नंबर 1 इज व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ रिस्क बियरर, आपने कर लिया। वो कौन है, रिस्क बियर करता है। रिस्क किस चीज का है, उसका मनी, टाइम, उसने जो भी इन्वेस्ट किया है, उसके रिसोर्सेज उसने इन्वेस्ट किया, इस सब का क्या है ना, उसके पास एक रिस्क है। वाई, बिकॉज इज अज्यूमिंग द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करेगा गुड्स की, सर्विसेज के, विद द अनसर्टेन फ्यूचर मार्केट वैल्यूज, मार्केट में क्या प्रोडक्ट होने वाला है उसे नहीं पता। फेलियर डिपेंड करेगा मार्केट चेंजेस पे, सक्सेस डिपेंड करेगी उसके मार्केट चेंजेस पे। दैट इज फर्स्ट इज व्हाट, अगेन रिस्क टेकिंग। सेकेंड फीचर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रॉफिट एंड लॉस। कैंटिलॉन
कि थ्योरी के अकॉर्डिंगली, इकोनॉमिक थ्योरी उसने बताया, तो उसने क्या बोला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सारे एक्टिविटीज इसलिए करता है सो दैट वो मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन कभी भी हम प्रॉफिट तो नहीं कर सकते। एज अ बीकॉम स्टूडेंट, अकाउंट स्टूडेंट, हमें पता है कि अब कोई भी किसी एक्टिविटी में अगर एंटर होते हैं तो देर इज नॉट ओनली प्रॉफिट, देर इज अ लॉस एज वेल। हम प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलते हैं। एंटरप्रेन्योर हमेशा मोटिवेट होता है कि एक एक्टिविटी अगर वो अंडरटेक कर रहा है, दैट एक्टिविटी कुड बी एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें कितना पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल इज सिलेक्टिंग ऑन टू वेज, ए एंड बी। सो अगर उसको ए ऑप्शन में 70% पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लगेगा तो वो ए प्रोजेक्ट ऑप्ट करेगा रादर देन द प्रोजेक्ट बी। सो ही इज ऑलवेज मोटिवेटेड बाय कि उसका पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, अबिलिटी कितना है उसका कि वो मार्केट कंडीशन को एक्यूरेटली एक्सेस कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी तो आ गया कि इतना इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेस करना इज सफिशिएंट? उसको फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से लोन लेगा, क्या टेक्निकली उसके पास वो टेक्नोलॉजी है काम करने की या नहीं। अगर वो एक्टिविटी लेता है कि कितना पॉजिटिव रिटर्न्स आएगा, तो ये सब चीजें उसको देखना है। मार्केट कंडीशन उसके फेवरेबल में है या नहीं है, तो ये सब चीजें उसको देखनी रहेंगी। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिसोर्स एलोकेशन। वो क्या कह रहा है ना कि रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेस कहाँ एलोकेट होना चाहिए, बिकॉज रिसोर्सेस का भी तो क्या करना है, फुली एंड ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करना है। सो कैंटिलॉन हमेशा ही कहता है कि एंटरप्रेन्योर का जो रोल है ना वो इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज है एफिशिएंट, सो दैट कि वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज को एलोकेट करे। इकोनॉमिक्स याद है आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सब इसके अंदर लिख दो कि वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा या रीएलोकेट करेगा बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। Fourth feature of the entrepreneurship, that is entrepreneurial alertness. He should be always alert कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, whether there is any political changes, मार्केट में डिमांड कंडीशंस चेंज हो गया है या प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज बदल गई हैं, दैट मीन्स कोई कॉम्पिटिटर्स उसके पास आ रहा है। He always have to be alert on this. The idea always discussed on entrepreneur and innovation depending upon market asymmetries. Market कभी symmetrical नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहेगा. There is always market asymmetries that is lies on. And the fifth and the last on the basis of economic theory is what? Your time and uncertainty. ये हमने पहले किया कि जो टाइम वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने एनालिसिस इन्वेस्ट कर रहा है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उसने सही टाइम पे एक डिसीजन नहीं लिया, दैट कुड रन हिज होल प्रोजेक्ट। और अनसर्टेनिटी तो है ये जिसकी तरफ वो मार्केट में देख रहा है। इट्स ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग कि क्या क्या हो सकता है, ऑलवेज बी रेडी विद द प्लान, ऑलवेज अडेप्ट द स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। So 5 functions of the entrepreneur on the basis of the economic theory, that is profit and loss, risk taking, time and uncertainty, and what else we have? Entrepreneurial alertness. You should always be alert in the dynamic market conditions and role of entrepreneur in resource allocation. Entrepreneurial alertness is one of the important topic you should be clear with. ओके जी, थर्ड थ्योरी क्या है आपके पास एंटरप्रेन्योर की? सोशियोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। व्हाट इज सोशियोलॉजिकल? दैट इज सोशलाइजेशन। सोशल में क्या आएगा आपके पास? कस्टम्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, सोशल टैबूज हो गए। इन सब चीजों को भी तो उसको ध्यान में रखना है। एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी comply with all the social changes in the economy. So this theory has been given by the Max Weber. मैक्स वेबर का क्या कहना था कि जो सोशल एस्पेक्ट्स है दैट हैज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। वो क्या कहता है ना कि जितने भी सोशल एस्पेक्ट्स है दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, इधर रिलीजियस बिलीफ हो जाए, कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, टैबूज हैं, ही ऑलवेज टू बी टेकन केयर ऑफ। और एंटरप्रेन्योर को हमेशा अलाइन रहना पड़ेगा इन सोसाइटल सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो आपका स्टार्टअप डेवलपमेंट पे हो। एनी डिसअलायंस फ्रॉम द सोशल एंटरप्रेन्योरियल थ्योरी या सोशल कस्टम से हट करके उसने कुछ भी किया तो उसका पूरा पैसा और टाइम क्या हो सकता है, यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। सो दिस इज व्हाट ही सेड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल थ्योरी। अब मैक्स वेबर 1980 में
ही सॉ देयर द सोशल चेंजेस, उसने बोला कि बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लुएंशियल सोशल थिंकर ऑफ द टाइम हुए हैं, बहुत से ऐसे रेवोल्यूशनरीज हुए हैं जिन्होंने रिलीजन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सो एंटरप्रेन्योर कुड बी वन ऑफ देम, वो पर्सन भी जो सोशल बेसिस पे चेंज कर रहा है अपने माइंड को, इवॉल्व कर रहा है, ही कुड बी वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो ये थ्योरी भी वो लेकर आए। The next is what? The psychological. The fourth theory is psychological entrepreneur. Psychological जो हमारे पर्सनल कैरेक्टर्स हैं, उसके माइंड में जो चीजें घूमती है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, दैट इज द साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पर्सनल कैरेक्टर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के गुड ट्रेट्स क्या होते हैं, कैसा होना चाहिए। तो अगर हम ये सब डाल दें उसमें, तो आपका ये क्वेश्चन वहां से बन जाएगा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सनल ट्रेट्स कैसे होने चाहिए। चलिए, हमने डिस्कस किया कि साइकोलॉजिकल थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज ऑलवेज फोकस ऑन योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए वो पर्सनल कैरेक्टर्स क्या है। नंबर वन, योर इंडिविजुअल ट्रेट्स। इंडिविजुअल ट्रेट्स कैसे होने चाहिए? एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा ट्रेट क्या है कि वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए। ही ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर अचीविंग समथिंग, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट। लोकस ऑफ कंट्रोल, कि अगर ये चीज है तो वो उसको कैसे पकड़ के रखेगा, कैसे उस पर फोकस करेगा। टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युइटी एंड टू अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टर, उसके पास इंडिविजुअल ट्रेट्स होने चाहिए। Then we have cognitive process. Cognitive process क्या कि is always investigating the cognitive aspects involved in entrepreneurial thinking. कि उसका entrepreneurial thinking का जो process है ना, वो हमेशा चलता रहना चाहिए. That is cognitive process. The process should not be never be ending. प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका एक ट्रेट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, इनोवेशंस होना चाहिए। ही ऑलवेज लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, कि मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी और आ रही है। ऐसा नहीं कि एक काम किया और करके रख दे। ही ऑलवेज बी थिंकिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज कमिंग अहेड। रिस्क असेस करना है, किस काम को करने में कम रिस्क है और किस काम को करने में ज्यादा रिस्क है। एंड मेक द स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, ही हैज टू मेक द चॉइसेस एज वेल। तो ये सब चीजें उसको ध्यान में रखनी है। दिस प्रोसेस शुड बी गोइंग ऑन। ही ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करना हो, रिस्क असेस करना हो। तो ये प्रोसेस जो ऑन गोइंग रहेगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉग्निटिव प्रोसेस। थर्ड, एज एन साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर, उसके पास क्या होना चाहिए? आपका मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। क्यों? अगर मोटिवेशन एंड हो गई कि यार अब नहीं करना का मन नहीं कर रहा, सो क्या करेगा? प्रोडक्ट को डेवलप करना बंद कर देगा, इनोवेशंस करना बंद कर देगा। वो इन्वेशन करना बंद करेगा तो लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ द Amazon। वो क्या करता है कि डेली आपका कुछ ना कुछ नया ऑफर, कभी मंथली बेसिस पे निकाल दिया, कभी कार्ड ऑफर्स निकाल दिया, कभी कुछ करके आपको ल्योर कर दिया। इवन इफ यू हैव सीन सम प्रोडक्ट वंस ऑन योर Amazon और एनी काइंड ऑफ, तो आपके फोन पे बार बार उसका एड आता है। सो व्हाट दे आर गिविंग यू, दे आर जस्ट ल्योरिंग यू, आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। अगर वो एक बार एड दिखाने से आपको बंद कर देंगे तो क्या होगा ना, आप खरीद नहीं पाओगे। दैट मीन्स आपका मोटिवेशन भी एंड हो गया। सो यहाँ पे वही है, बट what they are doing, they are forced to do, the force motivated। लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है ना, तो वहां पे इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, इनर अर्ज होनी चाहिए काम को करने की, ना कि फोर्स्ड होना चाहिए। जिसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? पैशन। पैशन होगा तभी अंदर से मोटिवेशन आएगी काम को करने की, अदरवाइज नहीं आएगी। ऑटोनॉमी, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस काम को करने की, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एंड द डिजायर फॉर द पर्सनल फुलफिलमेंट, उसके पास डिजायर होनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करना चाहता हूँ या सोसाइटल के लिए करना चाहता हूँ, बट यस ही शुड हैव अ मोटिवेशनल फैक्टर। तो ये भी एक आपका एंटरप्रेन्योर का अच्छा कैरेक्टर है कि एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए? पैशनेट, अथॉरिटेटिव या ऑटोनॉमी होना चाहिए, पर्सनल फुलफिलमेंट होना चाहिए, सक्सेस का लालच होना चाहिए, उसके पास ग्रीडीनेस होना चाहिए फॉर द सक्सेस, दैट इज मोटिवेशनल फैक्टर एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज। फोर्थ इज द इमोशनल एस्पेक्ट। एंटरप्रेन्योर जो इमोशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सच एज फियर, उसको अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो हो सकता है वो अपना काम छोड़ दे, सो दैट इज इमोशनल एस्पेक्ट्स पे भी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्साइटमेंट, सडनली ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए और उसने सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होने की बजाय कहीं और लगा दिया,
बिजनेस सफर कर सकता है, दैट इज एक्साइटमेंट। रिसाइलेंस ऑन द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, दैट मीन्स एक बार काम करके छोड़ दिया, सो दैट कुड बी अ लॉस फॉर इट। देन entrepreneurial identity, entrepreneurial identity क्या है? That exploring how individuals develop and identify with an entrepreneurial self concept। entrepreneurs जो है वो कैसे आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे, दैट इज एन entrepreneurial identity, जिसमें वो क्या करेंगे, उसकी खुद की इमेज, दैट इज वन सेल्फ इमेज, वो कैसे परसिस्ट करते हैं अगर उनको चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज entrepreneurial identity। सो द 5 फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल। सारे थ्योरीज वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछने वाला, एक्सप्लेन ऑल द थ्योरीज, कोई भी एक थ्योरी बोलेगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा, वही 6+6 या फिर आपके पास 9+9 में आएगा। एनी वन थ्योरी कैन बी आस्क्ड, इधर मैक्स वेबर की थ्योरी बता दो, रिकर्ड कैंटिलोन की बता दो, तो थ्योरीज में से 101% है कि क्वेश्चन आएगा, तो इसको स्किप करके आपको नहीं जाना, ठीक है। Now there we have a last theory related with the entrepreneurship, that is need for achievement। वो कहता है कि जो एक entrepreneurship है ना, जो एक entrepreneur है उसके अंदर ना हमेशा एक नीड होता है कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है। अगर उसके बाद ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं है कि मेरे को ये काम करना है, या मेरे को ये प्रोडक्ट अचीव करना है, या मेरे को इस हाइट तक जाना है, आप लोगों ने मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी करी है, तो वहां पे वो क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे एंड वाला नीड है ना, तो बिल्कुल बस वैसे ही है कि सब कुछ आ भी जाए ना, तो तब भी मुझे कुछ तो ये मतलब यहाँ पहुंचना है, दैट इज द नीड फॉर अचीवमेंट। यहाँ पे उसको क्या करना है ना, अचीव करना है। इट इज द प्रोफाउंड डिजायर, अंदर से डिजायर है फॉर अकम्प्लिशिंग समथिंग, कंपेलिंग इंडिविजुअल टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड सरपास द चैलेंज। तो ये ध्यान में रख। नाउ मोटिवेशनल फोर्स क्या है? मोटिवेशनल फोर्स खुद से आना चाहिए कि मुझे काम करना है। अभी हमने किया कि मोटिवेशनल फोर्स क्या होगा, कि उसको खुद से इनर अर्ज होनी चाहिए कि उसको क्या करना है ना, चैलेंजिंग गोल सेट करने हैं, अपने लिए खुद करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, यानी कुछ भी आ गया कुछ भी रिस्क ले, देयर शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क। परसिस्ट इन द फेस ऑफ ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स को कैसे दूर करना है, ड्राइव पुश करना है, और दैट इज मोटिवेशन फोर्स। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, लिख दो, आपको पता है कि एज एन एंटरप्रेन्योरशिप उसके पास क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, चैलेंजिंग गोल्स होने चाहिए, एंड हैज टू बी ड्रिवन बाय द ओन स्टैंडर्ड्स। जब भी एंटरप्रेन्योर की बात आएगी ना, सो देयर शुड ऑलवेज बी अ मोटिवेशन फोर्स, के अंदर से उसको मोटिवेशन होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी होना चाहिए, रिपीट है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, फीडबैक एंड रिकग्निशन, he will always be इफेक्टेड बाय द फीडबैक, कि उसको कैसा फीडबैक मिल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हाउ ही कैन इंप्रूव दैट, तो ध्यान में रखना है। और उसके पास क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट, प्रेफर करना चाहिए ऑटोनॉमी की, हाँ मेरे को ये काम करना है। उसके पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए, काम को करने का अथॉरिटी होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया, एंड सेल्फ डायरेक्शन अलाइंस वेल विद द प्रेफरेंस ऑफ। So these are the theories of the entrepreneurship, or there is a रिसोर्स बेस्ड थ्योरी एज वेल, रिसोर्स बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। रिसोर्स बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी क्या कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, इट हैज टू बी डिटरमिन्ड बाय द एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस, द फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, रिसोर्सेज का फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज RB व्यू, दैट इज रिसोर्स बेस्ड व्यू होना चाहिए, कि वो रिसोर्सेज को किस तरीके से डिप्लॉय करेगा, कहां से एक्वायर करेगा। पहले तो रिसोर्सेज प्रोक्योर करोगे ना, या परचेज करोगे या प्रोड्यूस करोगे, सो इफेक्टिव एक्विजिशन होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट कहाँ रिसोर्सेज को लेना है, और लिवरेज, दैट मीन्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, हाउ यू कैन लिवरेज दोज रिसोर्सेज, दैट मीन्स कैसे आप रेंट आउट कर सकते हो या लीज आउट कर सकते हो टू अर्न मोर ऑफ दोज फ्रॉम द इनकम, सो मेक दोज रिसोर्सेज वैल्यूएबल, दैट इज RBV थ्योरी, रिसोर्स बेस्ड थ्योरी, की रिसोर्सेज पे कैसे काम करना है। अब इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं।
जैसे कि आपके पास है यूनिक रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज। यूनिक रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज क्या है कि रिसोर्सेज तो आपके पास आ गए और वो ऐसे रिसोर्सेज हैं, हो सकता है वो रेयर है, सबके पास नहीं है। अगर वो रिसोर्सेज आपके पास रेयर्स हैं, वैल्यूएबल हैं, एंड डिफिकल्ट है कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, तो आप उन रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज करो। यूनिक रिसोर्सेज में क्या क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको आप क्या कहते हो, आईपी, जिसका आपने ऑलरेडी ट्रेडमार्क करा के रखा है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है, तो ये ध्यान में रखनी है आपको। Entrepreneurial orientation, that entrepreneurs are always seen as an agent who plays a pivotal role in identifying and exploiting opportunities। तो entrepreneur हमेशा से वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं और लिवरेज करते हैं रिसोर्सेस। ऑन्टरप्रेन्योर ओरिएंटेशन इज ऑलवेज बीन क्या है, वो प्रोएक्टिव है, खुद से रिसोर्सेज लेकर आ रहा है, इनोवेटिव है और स्केलर है। ऑन्टरप्रेन्योर हमेशा डायनामिक कैपेबिलिटीज के अंदर आता है। दैट मीन्स वो टाइम टू टाइम क्या करता है ना, खुद को चेंज कर लेता है। दैट्स ए गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो ऑन्टरप्रेन्योर भी क्या है ना, बिल्कुल वैसा ही है, डायनामिक कैपेबिलिटीज के साथ आता है। जैसे ही मार्केट के कंडीशंस को देखा, वो खुद को भी बदल लेता है, अपॉर्चुनिटीज को सेंस करता है कि मार्केट में कौन से नया अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, देर इज एनी काइंड ऑफ चेंज, तो अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल वैसा ही मॉडिफाई कर देता है। दैट इज सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज, सेंसिंग द डायनामिक कंडीशंस ऑफ द मार्केट, सीज कर लेता है, दैट मीन उस पर काम करना शुरू कर देता है, एंड रिकॉग्नाइज रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट दिस। तो दीज आर द डायनामिक कैपेबिलिटीज जो मार्केट में हमेशा क्या करना रहता है, ध्यान में रखना रहता है। ये सब चीजें आपने डायनामिक कैपेबिलिटीज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में भी पढ़ा है क्लास 12th में, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। फोर्थ इज योर लास्ट, रिसोर्स हिट्रोजेनिटी। हिट्रोजेनिटी क्या होता है? डिफरेंट, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, रिसोर्सेज अलग हैं, सेम नहीं है, सबके पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक पर्सन के पास एक रिसोर्स है, दूसरे के पास दूसरा है, थर्ड के पास दूसरा। सो देयर इज अ रिसोर्स हिट्रोजेनिटी। द थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन द रिसोर्सेज एंडोमेंट अमंग द फर्म्स। अलग अलग फर्म के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं, दे contribute to variations in the entrepreneurial performances। फर्म्स पोजेस करती है कि यूनिक सेट ऑफ रिसोर्सेज उनके पास मिले, ताकि वो क्या कर सके, मार्केट में अपना काम कर सके। अब ऐसे में अगर उन्हें किसी से रिसोर्सेज चाहिए, तो व्हाट वी हैव दे हैव टू डू, दे हैव टू क्रिएट अ रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। तो इसीलिए आपका जो आरबीवी थ्योरी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 5 to 6 थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जरूर करना, 100% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी अभी छोड़ते हैं, ये सब आपका देखो, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी कवर कर लिया। रेलिवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रेलिवेंस है, या व्हाई द एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन सोसाइटी। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आ रही है मार्केट में, इनोवेशन आ रही है। रिपीट हो गया, इनोवेशन मतलब प्रोडक्ट नया आया, अफोर्डेबल प्राइस पे मिला, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, फंक्शनल हो गया। ठीक है, सेकंड, एंटरप्रेन्योर आया तो मार्केट में क्या क्रिएट हुई आपके पास, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी तो क्या होगा, लोगों की भी इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। एंटरप्रेन्योर क्रिएट और क्या शेयर करता है, वेल्थ शेयर, बिकॉज लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो क्या होगा, आगे स्पेंड होगा। एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सबने पढ़ा है कि अगर एक पर्सन के, अगर हम डेल्टा सी चेंज करते हैं कंजम्पशन, तो इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय many more times। That is generation of employment and balanced regional growth। balanced regional growth क्यों होता है भाई इकोनॉमी में, एंटरप्रेन्योर से? बिकॉज जब न्यू एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो वो समटाइम्स दे वांट टू स्टार्ट इन एन एरिया जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, अर्बन एरिया से थोड़ा दूर हटके। और इससे क्या होता है ना कि ऐसे एरियाज जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो वहां पे काम करने से वहां पे एक बैलेंस्ड रीजन ग्रोथ मेंटेन होता है। तो देखो, वही पॉइंट्स आपके पास घूम के आ गया, दैट इज जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। सो एक बार एम्प्लॉयमेंट को अच्छे से समझ लिया थ्योरीज को, तो बाकी चैप्टर तो हम वैसे ही कर लें। अब इसका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बोला था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। पहले वो कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है ना, दोनों में बहुत स्मॉल डिफरेंस है।
ऑन्टरप्रेन्योरशिप तो आपने बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया कि एक पर्सन है, उसको अंदर से मोटिवेशन आएगा, वो रिसोर्सेज लेकर आएगा, नया प्रोडक्ट जनरेट करेगा, रिस्क लेगा, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा, बैलेंस रीजनल ग्रोथ करेगा, तो सब मिलाकर के आपका ऑन्टरप्रेन्योरशिप हो गया. नाउ हाउ द ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम योर इंट्राप्रेन्योरशिप. इंट्राप्रेन्योरशिप इज समथिंग लाइक कि उसके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, ही इज एन एम्प्लॉय इन अ सम ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं का एम्प्लॉय है, लेकिन वहीं से कुछ सेल्फ मोटिवेटेड है कि मैं वहीं रह करके कुछ ऐसा काम करूं जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो जाए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ही इज नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप में तो क्या होता है कि वो एंटरप्रेन्योर है, अपने बिजनेस का ओनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप में वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखो लिखा भी है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में रह करके काम कर रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, वो जो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में रह करके कुछ चेंजेस लेकर आना चाहता है विद इन अ बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है या कुछ भी अच्छा सर्विसेज लॉन्च करना चाहता है, ही इज नोन एज एन इंट्राप्रेन्योर. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा. यू कुड हैव द डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज फॉर दिस क्वेश्चन, उससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं करना है. यहाँ पे देखो पूरा टेबल आपके पास बन के है. यहाँ पे क्या है ना कि आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, एंड देयर इज अ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस. ये दोनों टेबल कर लो, आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाए, उससे ज्यादा करने की नीड नहीं है. ठीक है. एडवांटेज देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि यू आर एट योर ओन बॉस. एंटरप्रेन्योर में वो खुद का बॉस है, होगा वो इंट्राप्रेन्योर में भी, लेकिन उसको अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिससे उसे क्या मिले ना, एक फ्रेंडली और वेल नोन एनवायरमेंट मिले. उसे अपनी प्रैक्टिसेस अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ेगा. वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज इज नॉट एन ओनर, और वो क्लियरली काम नहीं कर रहा है, सो लोअर रिस्क है. कंपनी के रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, उसके पास ऑलरेडी कंपनी का नाम है. सबसे बड़ा एडवांटेज इंट्राप्रेन्योर के पास क्या है ना कि वो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में रह करके काम कर रहा है. दैट मीन्स उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे गुड नेम और रेप्यूटेशन और कंपनी के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है जो वो यूज कर सकता है. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है, उसके पास किसी भी कंपनी का वेल रेप्यूटेटेड नाम नहीं है, या हम कह लें कि उसके पास किसी भी तरह का इनिशियली गुडविल नहीं है जो इंट्राप्रेन्योर के पास है. उसको अपने रिसोर्सेज यूज करने हैं, अपना ही सब कुछ. रिस्क वो कितना भी ले सकता है, लेकिन उसको जितना भी उसका सैलरी है या उसका सेविंग्स है, उसे उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा फर्दर काम के लिए. डिसएडवांटेज क्या है, इसी से आपका डिसएडवांटेज निकाल लो कि उसके पास मनी प्रेशर बहुत है बिकॉज इज नॉट गेनिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प. कुछ भी पैसा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं से लोन लेना पड़ेगा या फिर किसी से इन्वेस्टमेंट अपना निकालना पड़ेगा. उसके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होंगे. उसके मिस्टेक, अगर उसने इतना सा भी मिस्टेक किया एंटरप्रेन्योर ने तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन डिसीजन उसके खुद के होंगे. लेकिन इंट्राप्रेन्योर में क्या है कि उसने काम तो कर दिया कंपनी का, कंपनी की गुडविल भी मिल गई, कंपनी के रिसोर्सेज भी हो गए, तो नाम भी किसका होगा, कंपनी का नाम होगा. तो उसको जो रिवॉर्ड मिलेंगे दैट नॉट बी एक्सपेक्टेशन, जो वो चाहता था वैसे नहीं मिलेंगे. इनोवेशन उसका नाम नहीं जाएगा बिकॉज कंपनी का हुआ है तो कंपनी का नाम जाएगा. दिस इज हाउ द एडवांटेजेस एंड डिफरेंट डिसएडवांटेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप. ठीक है जी. नेक्स्ट इज जो एंटरप्रेन्योरशिप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, फटाफट से कर लेते हैं. सिमिलैरिटीज क्या क्या है कि दोनों किसमें हैं आपके, एक इनोवेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है जिसमें दे वांट अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन और डेफिनेशन. दोनों को चाहिए कि हम क्या चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिले और हम उस अपॉर्चुनिटी पे काम करें. और दोनों में क्या आपके पास सेम है कि यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट है एंड दैट टेक, वही प्रोडक्ट बनाना है और प्रोसेस जनरेट करना है. बोथ आर ड्रिवन बाय द इंडिविजुअल, खुद का मोटिवेशन आएगा, खुद से ही काम करना है. एंड मोस्ट वल्नरेबल क्या है ना कि फॉर्मेटिव स्टेज पे उन्हें अडेप्ट करना पड़ेगा चीज. एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस क्या है आपके पास कि एंटरप्रेन्योरशिप है ना, एंटरप्रेन्योर टेक्स द रिस्क, वेयर एज इंट्राप्रेन्योर रिस्क नहीं लेता है उतना.
है लेकिन कम है। क्या रिस्क है इंट्राप्रेन्योर के पास? क्या रिस्क है? करियर रिलेटेड रिस्क है कि अगर उसने कोई काम किया तो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है ना, वो कंपनी उसे बाहर फेंक सकती है, फायर कर सकती है। दैट इज द ओनली रिस्क एन इंट्राप्रेन्योर है। लेकिन एंटरप्रेन्योर को क्या है कि उसकी सारी सेविंग, उसका मनी, उसका टाइम सब जा सकता है, एंड ही में फॉल लाइक वो कभी उठ ही ना पाए। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है, ही इज मोर सस्केप्टिकल टू आउटसाइड इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसके पास एक प्रोटेक्टिव कंपनी का इन्वायरमेंट तो नहीं है, उसके पास आउटसाइड इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। लेकिन इंट्राप्रेन्योरशिप के पास किसी भी तरह का आउटसाइड फोर्सेस और इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इज ऑलवेज इंसुलेटेड। मतलब क्या रहेगा ना, वो एक प्रोटेक्टिव रहेगा, कंपनी में जो चीज आ रही है उसके पास वही रहेगी, उतना ही इंफॉर्मेशन आएगा और उतना ही कम डिसएडवांटेज भी होगा। थर्ड, इंट्राप्रेन्योरशिप में सारे डिसीजंस ओन किसके होंगे? एंटरप्रेन्योर में। लेकिन इंट्रा में क्या है ना कि उसका जो बॉस है, जो कंपनी है, वो उस पर हमेशा इंटरफेयर करेगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी क्या करेंगे ना, एक्वायर करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? रिवॉर्ड्स अनलिमिटेड होंगे किसमें? इंट्राप्रेन्योर में। सॉरी, अनलिमिटेड होगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप में, बिकॉज उसका ही सारा काम है, और लिमिटेड हो गए इंट्राप्रेन्योरशिप में। ये हमने पहले भी किया। इस काइंड ऑफ डिसएडवांटेज फॉर इंट्राप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योर में मे और मे नॉट सक्सीड, लेकिन इंट्राप्रेन्योर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस करने के, रादर देन द मैनेजमेंट, राइट? So we have done with all the two topics of the first unit, that is theories of entrepreneurship और आपका इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। चलिए एक बार फटाफट से स्टार्टिंग से चैप्टर को देख लेते हैं कि नीचे देखो चैप्टर आपका खत्म हो गया। वी डोंट हैव टू नीड एनीथिंग। अच्छा, देयर इज अ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में देना है। ही ऑलवेज आस्क, चलिए आई लास्ट एक्सप्लेन दिस इन द सेकेंड यूनिट, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। में कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आपने इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा तो लिख दोगे। एंटरप्रेन्योरशिप कहां से डिराइव हुआ है? इट्स अ फ्रेंच वर्ब दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटर मींस व्हाट? अ न्यू पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू समथिंग। उस टाइम पे फ्रेंच में एक मिलिट्री एक्सपीडिशंस हुए थे, जहां पे फ्रेंच who organized the military expedition was known as entrepreneurs. तो उनको entrepreneur कहा जाता था। That means to undertake or to organize any kind of an activity. तब यहाँ पे ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके पास वेरियस डेफिनेशंस हैं एंटरप्रेन्योर। आपका जो मन करे आप वो लर्न कर लो, कोई भी एक डेफिनेशन इज मोर देन सफिशिएंट। इज वन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, फेस द रिस्क एंड क्रिएट्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, या अ पर्सन हु कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिर उसे सेल करता है, वो कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर एज अ रिस्क बेयरर, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। देन व्हाट इज द फंक्शन एज एन ऑर्गेनाइजर? ऑर्गेनाइजर क्यों? क्योंकि वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपका लेबर, कैपिटल, देन एंटरप्रेन्योर। इन सब चीजों को क्या करता है? वो कंबाइन करता है एंड देन जनरेट सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट आउट ऑफ हिज ओन वाइज थिंग्स, आउट ऑफ हिज इनोवेशंस, एंड सेल इन द मार्केट। जो क्या क्रिएट करता है? ऑर्गेनाइज करता है। इम्प्लिसिट फैक्टर्स, एक्सप्लिसिट फैक्टर्स सबको मिला के लिखो, that is entrepreneur as an organizer. entrepreneur as an innovator क्यों है? क्यों है इनोवेटर? बिकॉज क्या कर रहा है? नया प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, दैट इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ही इज इंस्टीट्यूटिंग अ न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है मार्केट के अंदर, और मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर। सो ये 4-5 पॉइंट इसमें आप लिख दो, ये आपका हो जाएगा। अगेन डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आ गया है, यू हैव ऑलरेडी डन दिस, कोई भी एक करो, मोर देन सफिशिएंट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। Okay. Then features and characteristics of entrepreneur already we done. क्या क्या फीचर्स हैं? He plays a pivotal role, he is a risk taker, innovator है, social life factors को consider करता है, he is a role आपका प्ले करता है, he takes the decision about all these things, that is what to produce, how to produce, वे टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किस प्राइस पे सेल करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कौन सा प्रोजेक्ट टेकअप करना है, कौन सा छोड़ना है, क्या कौन सी अपॉर्चुनिटीज को लेना है, ये सब एंटरप्रेन्योर करता है। इज अ नीड बेस्ड फंक्शन है,
प्रोडक्शन इज नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। एंटरप्रेन्योरशिप में जो प्रोडक्शन है वो सेल्फ कंजम्पशन नहीं होगा, बिकॉज सेल्फ कंजम्पशन है तो प्रोडक्ट एक्सचेंज कैसे हुआ, एक्सचेंज मैकेनिज्म हट गया। जहां पे एक्सचेंज मैकेनिज्म हट गया तो इट मीन वो मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं होगा अगर प्रोडक्ट सेल्फ कंजम्पशन है। इट प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट, राइट, ध्यान में रखना है। तो यहाँ सब सारा करो। कैरेक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर वी ऑलरेडी डन। हार्ड वर्कर होता है, डिजायर फॉर द हायर अचीवमेंट पीछे से किया था, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, ये हमेशा ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकर है, इंडिपेंडेंट है, इंटरप्रेन्योर की तरह नहीं है, फोरसाइट, ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट इज कमिंग इनटू द मार्केट, चाहे वो मार्केट डिमांड हो, कस्टमर्स एटीट्यूड हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, कुड बी एनीथिंग। ही इज एन गुड ऑर्गेनाइजर, दैट मीन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिक्वायर करके वो क्या करेगा, गुड्स प्रोड्यूस करेगा, इनोवेशंस करेगा मार्केट में। एंड नीड है, अब क्या है, नीड एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है आपके पास, फंक्शंस क्या है कि एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके काम करेगा, आइडियाज को एक्शन में टर्न करना है, कंडक्ट करेगा आपका मार्केट स्टडी कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, कब आना चाहिए, क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसा होना चाहिए, कॉस्ट कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें। रिसोर्सिंग कहाँ से लाना है, मैन मटेरियल रिसोर्सेज, कैसे मशीनरीज को रन करना है, ये भी उसका काम है। सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज को सेटअप करेगा। तो ये सब क्या है आपका एंटरप्रेन्योरशिप के फैक्टर्स है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ये भी ऑलरेडी। एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट कैसा होना चाहिए, देखो पता है सबका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसका मोटिवेटेड होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए। पांच छह फैक्टर्स आप ऐसे निकाल दोगे और उससे ज्यादा लंबा क्वेश्चन आपके पास आएगा। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम ऑन डूइंग ऑल दिस। थ्योरीज करो, इंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप करो एंड यू आर डन विद दैट। ऑलरेडी क्वेश्चंस देख लिए हैं, डू नॉट वेस्ट योर मच टाइम ऑन दिस। देखो वही आ गया, सेल्फ अवेयर होना चाहिए, risk taking, innovation, opportunity recognition, already told you first mover advantage, adaptability, किसी भी अपॉर्चुनिटीज को या किसी भी सिचुएशन में कैसे अडेप्ट करना है, प्रोएक्टिव अप्रोच, जैसे ही आया है अपॉर्चुनिटी सीख किया और एक्शन ले लिया, वेट नहीं करना है किसी के इंस्ट्रक्शंस का या कोई आपको कुछ बताएगा, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव अप्रोच, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर है, अगर वो किसी के साथ आपका नेटवर्किंग नहीं रखेगा, उसका अच्छा आपके पास रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, तो कैसे प्रोडक्ट बेचोगे। फीडबैक आना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए, ही हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस लर्नर। कस्टमर सेंट्रिक फोकस क्या होता है, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट डज द कस्टमर वांट्स, दैट इज कस्टमर सेंट्रिक, कि कस्टमर को क्या चाहिए। ही मस्ट हैव विजन एंड गोल एंड टाइम मैनेजमेंट। इतना नहीं आता है पेपर में, इतना लंबा इतने फैक्टर्स करके लर्न करके करोगे क्या, थोड़ा सा करो एंड यू आर डन विद इट। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, सेलिब्रेट सक्सेस, सब वही चीज है। देखो क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर, फिर से वही आएगा ना, एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस में भी देखो, by appearance, by body language, communication, work style and relationship, इन सब में होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर परसेप्शन होना चाहिए कि क्या करना है उसको, कि अगर उसके पास नेगेटिव सिचुएशंस भी आ जाए तो वो क्या करेगा, लेकिन ही मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, नेगेटिव थिंकर नहीं होना चाहिए, ऑलवेज हैव्स द प्लान रेडी। रिस्क बेयरिंग एबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज रिस्क टेकिंग होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटीज है मार्केट में। टीम बिल्डिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स लीडरशिप एक अच्छा होना चाहिए उसे। टाइम कॉन्शियस होना चाहिए, अगर टाइम निकल गया और उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गया, सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है, सो व्हाट शैल ही डू, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। दिस ऑल आर द पार्ट जिसको आप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड। देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपने ऑलरेडी उसमें किया ना डिफरेंस में इंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर का, तो वहां से आपको याद है जो भी बेनिफिट्स होंगे वो उसके हैं, दैट इज ही इज द सोल बेयरर ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज एडवांटेजेस। फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, अपना काम, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल है, अलोन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ये सब एडवांटेज है एंटरप्रेन्योर के। डिसएडवांटेज क्या है कि रिस्क बहुत बड़ा है, वंस ही लूज तो उसका सारा कैपिटल, उसका टाइम, उसका लाइफ टाइम सेविंग क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जिसको उसने नाम दे दिया,
ह्यूज कॉम्पिटिशन है मार्केट में, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फेलियर ऑफ रिस्क है, एंड अनसर्टेन इनकम है। अगर प्रोडक्ट उसका सक्सेस हुआ तो तभी हो पाएगा। देर इज अ वन केस ऑफ द अदानी ग्रुप, या प्रीत करना, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट येस यू कैन डू दैट। अदानी ग्रुप का केस स्टडीज आप करोगे, एंड वी हैव डन विद इट। अगेन यहाँ पे फिर थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव डन आवर यूनिट 1। इसमें भी आपका कुछ और नहीं करने वाला है। अब यूनिट 1, अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर इसको ध्यान से सुना है ना, तो मोर और लेस मैंने आपको चैप्टर 2 भी इसमें कवर कराया है। कुछ इनिशियल चीजें जो मैं आपको बता देती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। देखो यहाँ पे गिन के सिर्फ आपके पास 3 कॉन्सेप्ट्स। एक तो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपने पढ़ा। अभी मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तो क्या करेगा, प्रोडक्ट और एक्सचेंज मैकेनिज्म, वहां से मार्केट वैल्यू जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा तो वहां से क्या होगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम बनेगा, जीडीपी बनेगा, नेशनल इनकम ग्रोथ होगा, पर कैपिटा इनकम। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वर्क्स। यहाँ पे आप इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट। 2.3 में अब लिखना, देखो लिखने का हर किसी का अपना स्किल है। कितने लोग हैं जो एक एक लाइन लर्न करके जाते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, तो उनको तो लर्न करना है। बट देर आर मनी पीपल जिसने बहुत सारा कुछ 12th में 11th में आपने किया, अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो, रिसेंट एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। सब बच्चे ऑलमोस्ट शार्क टैंक देखते हैं, तो देखो और वहां के एग्जाम्पल लिख, वो सब ट्रू एग्जाम्पल्स हैं। ट्रू एग्जाम्पल्स को कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया 2.3 टॉपिक, ये मैं आपको करा रही हूँ। दिस इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इट मे कम फॉर अ 5 मार्क बट नॉट मोर देन दैट। और कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में। देर इज इन 2 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है, दैट इज प्री ब्रिटिश इंडिया एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। प्री ब्रिटिश इंडिया में वो क्या कहता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के जो गांव थे, जो विलेजर्स थे, दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स थे, सब राजाओं के अंदर गांव आते थे। तो वो लोग अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट में सफिशिएंट थे। व्हाट दे आर डूइंग, विलेज में फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन, गोलेतेदार्स एंड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ये सब लोग थे। सब लोगों का अपना अपना काम। फार्मर्स खाने का काम करते थे, आर्टिसंस प्रोडक्ट बनाते थे, क्राफ्ट्समैन, बुलेटिसदार और मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ये सब लोग क्या करते थे ना, अपना काम करते थे, वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरेट करते थे। और एक तरीके से उस समय क्या था ना, एक बार्टर सिस्टम था। जो प्रोडक्ट बनाया और दूसरे के साथ क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। देयर वाज अ बार्टर इकोनॉमी। और कुछ प्रोडक्ट जैसे स्पाइसेस, नीडल्स और सॉल्ट जी बाहर के विलेजेस से वो ले लेते थे, और अगेन दे गिवन देम इन रिटर्न क्या देते थे, उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराते। ठीक है। और जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स थे वो क्या एस्टेब्लिश करते थे उस समय का, लॉ, पीस एंड ऑर्डर बिफोर द रूल ऑफ द ब्रिटिश एरिया। सो देयर वाज अ वेल नेट हार्मोनियस रिलेशनशिप था सबके अंदर, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिशर्स, राइट। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया, ड्यू डिक्लाइन। ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इस काम को, दैट इज जो ब्लू कॉलर जॉब थे, जहां लोग खुद अपना काम करते थे, सामान बनाते थे, एक वेल हार्मोनियस रिलेशनशिप था लोगों के अंदर, और लोग खुद ही में ही सेल्फ सफिशिएंट थे। उन्होंने ये कल्चर ही खत्म कर दिया। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव अडेप्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स ने आके अपना काम शुरू किया, सबने हैंडीक्राफ्ट, डिक्लाइन इंडस्ट्री 12th स्टैंडर्ड में आपका पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी में, कि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था ना, ऑलवेज इंडिया से रॉ मटेरियल चाहिए था। ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल लेना शुरू किया एट अ लो प्राइसेस, जिसपे वो टैक्स भी नहीं लगाते थे। और इन रिटर्न इंडिया में मशीन मेड गुड्स बिकने लगे रादर देन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। और जो ब्रिटिशर्स के मशीन मेड गुड्स थे ना, वो एक कॉमन मैन के लिए बहुत ही ज्यादा चीप थे। एज दीज गुड्स वर चीप एज कंपेयर टू हैंडमेड गुड्स इन इंडिया, सो इंडिया से जो कॉमन मैन था, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उनके पास अच्छा खासा, उनको लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, चीप है, मशीन मेड गुड है, खराब भी नहीं होता, तो हम ये लेते हैं। सो इंडियन मार्केट पूरा फ्लड हो गया आपका ब्रिटिश गुड से। तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो तो डिस्ट्रक्ट हो गया ऑलमोस्ट। तो लोग क्या हो गए, इस समय बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए। सो व्हाट
द ब्रिटिशर्स हैज डन, उन्होंने इंडिया में एक नया सिस्टम जनरेट किया जहां पे दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द ब्लू कॉलर जॉब, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्लू कॉलर जॉब खत्म करके कौन से जॉब ले आए, व्हाइट कॉलर जॉब। वो कह रहे आपके अब बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े रहेंगे जी, आपको ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना है, अब आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करो। ब्रिटिशर्स ने बोला आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करो, न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन कर दिया, जिसकी वजह से जो सिस्टम आज तक आपका चल रहा है, दैट इज ऑन्टरप्रेन्योरियल कल्चर सबमर्ज होगा। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स हैज ऑलरेडी डिप्लॉयड दिस ऑन्टरप्रेन्योरियल कल्चर। सो लोगों ने क्या किया, अब एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विसेज पे काम करना शुरू, लोगों ने पढ़ना शुरू किया उस समय, और ब्रिटिशर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करना शुरू कर दिया। देयर वाज इमर्जेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मेंटालिटी अमंग इंडियन आर्टिसंस। अब जो इंडियन आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन थे, जो लोग अपना काम खुद करके प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मार्केट में डिवाइन करते थे, अब उन लोगों ने वो सोच खत्म करके क्या कर दिया ना, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड माइंड आ गया कि हम दूसरों के लिए नौकरी करेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे। सो what has been done, they become servant. कौन become servant? The Indian artisans, craftsmen, villagers, farmers, everybody became servant there rather than an entrepreneurial thinking. तो सारी उनकी creativity, innovativeness substituted हो गई with the blind imitations of the Britishers. जो लैंड ऑफ गोल्ड था इंडिया, दैट वाज कंप्लीटली पैरालाइज्ड, कोई काम नहीं कर रहा था। एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिस्क्राइब्ड एज एन अंडर डेवलप। तब से इंडिया क्या बन गया, आपका अंडर डेवलप कंट्री। सो इन्हीं चीजों को देखते हुए फिर से इंडिया को ऐसा लगा कि नो, वी नीड अ थ्योरी ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हमें ऑन्टरप्रेन्योर बनना है, ना कि दूसरों का slave बनना है। That is a theory of independent India. So is how the history of the entrepreneurship development, अगर आपसे डेवलपमेंट का थ्योरी पूछता ही आपका लिखना है। सो इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस मिला, सो इंडियन इकोनॉमी के पास उस समय इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, जीडीपी या जीएनपी हमारा बहुत ज्यादा नहीं था। एंड एवरीबडी हैज ऑल्सो रीड कि उस समय जो मेन ऑक्यूपेशन वो क्या था, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो 90% लोग काम करते थे, लेकिन और सारा कंजम्पशन जो है किसके लिए था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए था, कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो रहे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, दैट मीन जो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां पे शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे, बिकॉज ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने उनका माइंड मेंटालिटी चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स में डाल दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं थे, क्योंकि काम में कैपिटल में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था, एंड नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, और लोगों के पास पैसा था भी नहीं इतना। पूरा इंडस्ट्रियस एटीट्यूड भी नहीं था, लोग काम करना नहीं चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे थे। और टेक्नोलॉजी इंडिया के पास कौन सी थी, आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑलरेडी पैसा नहीं है तो कहां से कैपिटल लेकर आओगे, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाओगे। सो फॉरेन ट्रेड भी सफर कर रहा था, बिकॉज प्रोडक्ट्स नहीं थे, डॉलर्स के लिए पैसा नहीं। सो दिस ऑल वर द कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमने पढ़ा ना, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, तो वही कंडीशंस जो है उन्होंने यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है जो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, रेलवेज, रोड, ज्यादा अच्छे कंडीशंस नहीं थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने सब कुछ अपने लिए बनवाया था। एजुकेशनल सिस्टम फॉल्टी था एंड वाज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रेट ऑफ ग्रोथ और पॉपुलेशन दोनों ही हाई थे, बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही हाई थे। अनएम्प्लॉयमेंट सीवियर था। इन सब कंडीशंस को देखते हुए क्या अप्रोच लगाया गया कि नाउ देयर इज अ नीड टू एंड द ओल्ड अप्रोच, और यहाँ पे क्या चाहिए ना, ऑन्टरप्रेन्योरियल हमें जो है अप्रोच चाहिए, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आए, लोग काम करें, पैसा लगाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, और जीएनपी और जीडीपी आपका इंक्रीज हो। दैट इज द थ्योरी हाउ इट हैज बीन इंक्रीज। और अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि हमारे पास कौन सा थ्योरी है, मेक इन इंडिया अप्रोच है। दैट इज रोड मैप टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ईडी की तरफ वो लोग बहुत ज्यादा कर रहे। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया। न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नया प्रोसेस लेकर आओ ताकि काम करने में इजी हो। दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। A number of initiatives government लेकर आई है to ease the business environment, that are giving them subsidies as well. New infrastructures, availability of modern and facilitating state of art technology. So new process,
न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट आर द अदर 2 पॉइंट्स? न्यू माइंडसेट, न्यू माइंडसेट लेकर आएंगे, अ न्यू सेक्टर, देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग न्यू सेक्टर, देयर आर 25 सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में जो वो न्यूली डेवलपमेंट हुए हैं, जहां पे इंडिया खुद इंडिया में रह करके लोग काम बना सकते हैं, वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट, एंड देयर इज अ न्यू माइंडसेट। माइंडसेट क्या है कि rather than doing a job, that don't be a job seeker, be a job provider, that is a new mindset। चार प्रोसेस आपको ध्यान में रखने हैं, न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर, देयर इज अ ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, दैट इज न्यू प्रोसेस एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको माइंड में रखना है, दैट इज मेक इन इंडिया पॉलिसी। प्रोग्रेसिव प्लान्स में ये आप नाम याद कर लो, रेस्ट तो आपको पता ही है। दैट इज मोदी गवर्नमेंट ने क्या दिया है, दैट इज डिजिटल इंडिया, जहां पे एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन नाउ, चाहे वो आपका शॉपिंग हो, एजुकेशन हो, पेमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, एवरीथिंग हैज बीन डिजिटलाइज नाउ। दैट इज डिजिटल लिटरेसी मीन्स स्टार्टअप्स इन डिजिटल स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, दैट इज एडटेक कंपनीज, मोबाइल एप्स या फिर यूट्यूब will pick a chunk and multi-billion dollar, and there is a company including nationwide digital infrastructure। एक और एग्जांपल दिया उसने, क्लियर टैक्स। क्लियर टैक्स सबको पता है कौन सा वेबसाइट है, नेट पे यू मे फाइंड अ क्लियर, यू विल फाइंड अ क्लियर टैक्स, जहां पे आपको क्या करेगा, वो आपको हेल्प करते हैं टू फाइल द टैक्स, ठीक है, वहां पे कुछ जनरेशन फीस है जो आपको हेल्प करते हैं। देयर इज अ स्विच ओवर फ्रॉम ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम टू जीएसटी, जो सबके लिए सेम है, जीएसटी हो गया। So this is how this Make in India program has been done, and you must do this कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कैसे हेल्पफुल है आपके ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो इट एम्स टू फोस्टर न्यू आइडियाज, आपका इनोवेट करता है, एंड इट एम्स टू सपोर्ट न्यू आइडियाज, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करता है। तो अब यहां से ये पार्ट एक करोगे कि हाउ द मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव हेल्पफुल फॉर द एंटरप्रेन्योर। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस मेड ऑनलाइन, कि अगर किसी चीज के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को स्विगी पे, जोमेटो पे कोई काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फसाई के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन नहीं देना, ऑनलाइन एप्लीकेशन दो और 24 घंटे में आपका जो है सर्टिफिकेशन आ जाएगा। चाहे वो लाइसेंस बनाना हो या कुछ भी हो, इनिशियल प्रोसेस यू कैन स्टार्ट विद ऑनलाइन। Plan for integration services for all central government and ministers, validity of industrial license for 3 years कर दे, that means everything has become easy now। बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज दी गई हैं, जहां पे स्टेट ऑफ आर्ट को आप इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते। सो दीज आर द मेक इन इंडिया प्रोसेस। देन यू हैव, ये आप डिटेल में करना। Now, this is important. 2.4, the next topic, 3 में से second, dimensions of the entrepreneurship। Entrepreneur के dimensions, that means there are 4 dimensions of the entrepreneur। Entrepreneurship के dimensions क्या क्या हैं? This is important। Number 1 is your strategic orientation। Strategic orientation क्या है? जो भी आपका entrepreneur है, उसका सबसे पहला काम क्या है ना, इनोवेशंस को अट्रैक्ट करना, फोकस इज ऑन द अपॉर्चुनिटीज। तो पहला है स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन, इट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी इन एन एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन। कि उन्हें क्या करना है ना, अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान रखना है, ताकि उन अपॉर्चुनिटीज को सीख करके ही भी गो टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उनको क्रिएट करना है, काम करना है और प्रॉफिट जनरेट करने हैं। कमिटमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज पे आपको कैसे काम करना है और रिसोर्सेज को कंट्रोल कैसे करना है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। दीज आर द डायमेंशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट। द इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप इमर्जेंस को इफेक्ट करते हैं। द नंबर 1 इज योर इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस फैक्टर करेगा, जैसे एक बिजनेस है, बिजनेस इन्वायरमेंट को जो भी फैक्टर्स आपके इफेक्ट करते हैं, आपके पास वहां पे सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, तो यहाँ पे भी सेम है, इकोनॉमिक कंडीशंस मैटर करेंगे। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जैसे कि कैपिटल अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लेबर शॉर्टेज है या आपके पास अवेलेबिलिटी है, लेबर मोबाइल है या इमोबाइल है। मोर ऑफ द मोबाइल लेबर तो इजीली रहेगा ना, कि कहीं पे भी काम करा सकते हैं। अगर लेबर मोबाइल नहीं है, उतना ही लेबर कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा।
एंड मार्केट। तो ये सब फैक्टर्स है इकोनॉमिक, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कितना लेना है, कहाँ से चीप पड़ेगा, कहाँ से नहीं, और मार्केट में कहाँ पे सेल करना है, दैट इज द मार्केट। देन सेकेंड इज द सोशल फैक्टर, कि सोशल मोबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल फैक्टर्स, टैबूज कैसे हैं वहां पे। सेवरल स्कॉलर्स हैव एडवोकेटेड एंटरप्रेन्योरियल सिक्योरिटी एज एन इंपॉर्टेंट फैसिलिटी, जहां पे सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। सोशल मोबिलिटी दैट मीन्स इन्वॉल्व की इजीली एंटरप्रेन्योर सोशली मोबाइल, दैट मीन्स इजीली वन प्लेस टू वन अदर, अगर वो किसी भी सोशल एरिया में फिट बैठता है तो उसके लिए इजी हो जाएगा उसका काम करना। एंड लेगिटिमेसी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल स्टेटस कैसा है एक एंटरप्रेन्योर का, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोटर कंटेंट, तभी उसकी लेगिटिमेसी है टू इंक्रीज। कह रहा है अगर एंटरप्रेन्योर की एक लेगिटिमेसी इंक्रीज करनी है तो कह रहा है कि उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज बढ़ा दो, विच आर अज्यूम टू अपोज टू एंटरप्रेन्योरशिप, के सोशल स्किल जितना बढ़ाओगे उतना उसका लेगिटिमेसी, उतना उसका सोशल स्किल ज्यादा होगा, मच बेटर। देन एंटरप्रेन्योर के सोशल स्किल्स फैक्टर करता है, दैट मीन उसके ट्रेड, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना रिस्क टेकिंग है, कितना वो इनोवेशंस करता है, दैट इज ऑल। एंड गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कैसा है, गवर्नमेंट फैक्टर्स हो गए, इट्स काइंड ऑफ द बिजनेस फैक्टर्स जो आपने अपने क्लास 12th में कहते हैं, सिमिलरली काइंड ऑफ। ठीक है जी। देन फैक्टर्स है, ये बैरियर्स लिखे हैं उन्होंने, आप रीड कर सकते हो कि अगर लैक ऑफ टेक्निकल स्किल है किसी एंटरप्रेन्योर के पास तो कैसे इंप्रूव करो, उसकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ा दो। अगर मार्केट नॉलेज कम है तो उसको इंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग दे दो। बिजनेस नॉलेज नहीं है तो उसके फैमिली बिजनेस से आ सकता है, दैट मीन्स उसका फैसिलिटेटिंग फैक्टर है अगर फैमिली से आ रहा है। सोशल स्टिग्मा है, उसको सोशली कुछ नहीं आता लेकिन बेनिफिट क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ उसके पास कैपिटल, हाउ दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, दिस ऑल आर द फैसिलिटेटिंग जो उसकी हेल्प करेंगे, और बैरियर्स जो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित होंगे जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, स्मॉल बिजनेस वर्सेस सीड बेड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस वर्सेस एज अ सीड बेड, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। कहता है स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डायरेक्ट रिलेशन है। स्मॉल बिजनेस में क्या है, लैंड लेबर कैपिटल चाहिए, और स्मॉल है तो उसके पास मतलब कैपिटल कम में ज्यादा वो काम क्या करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। स्मॉल इंटरप्रेन्योर होगा तो मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा तो दैट मीन्स उसके पास ज्यादा कैपिटल इनकम आएगा, ज्यादा ग्रोथ होगा। दैट मीन्स स्मॉल बिजनेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज कम पैसे से स्टार्ट करने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होंगे, दैट इज स्मॉल बिट। इसके लिए आप ये वाले फैक्टर्स करो, स्मॉल यूनिट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं रादर देन कंपैरेटिवली जो आपका क्या है, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट वालों के पास विथ कंपैरेटिवली लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द लोकल रिसोर्सेज, तो वहां के लोकल रहने वाले लोग हो गए, वहां के रॉ मटेरियल्स हो गए, वहां के मार्केट हो गया, ज्यादा बेटर होगा। इन इंडस्ट्रीज को कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, कहीं पे भी छोटी जगह में स्टैब्लिश हो सकता है, जैसे कोटेज इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज क्विक रिटर्न्स देते हैं और शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड, मतलब आज इन्वेस्ट करो और 3-4 महीने में आप रिटर्न ले सकते हो, तो लोग ज्यादा इंड्यूस्ड होते हैं टू डू दीज काइंड ऑफ वर्क। लेस इन्वायरमेंट पोल्यूशन करते हैं एंड फेवरेबल होते हैं बिकॉज दे लीड टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उनके पास ज्यादा इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड दीज यूनिट्स फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल एंड अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ अनकाइंड, अर्बनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है जी, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सीडबेड इंडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच इज डायरेक्टली रिलेटेड। देखो ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया, आई एम नॉट गोना डू इट अगेन। एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक ग्रोथ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें आप ये पॉइंट कर सकते हो, आपको पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, दैट जो मैंने एक्सप्लेन किया, डू दिस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देखो यहाँ पे भी वही है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किस तरीके से इंप्रूव करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन बनाता है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करता है, आपका बैलेंस रीजनल ग्रोथ मेंटेन करता है,
अभी हमने पढ़ा कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी होते हैं वो क्या, वो कहीं पे भी रख सकते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, ज्यादा जगह नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ज्यादा पावर नहीं है। वेल्थ क्रिएशन होता है बिकॉज लोगों के पास पैसा जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज होता है जो स्मॉल स्टेट ऑफ पीपल हैं। कंट्रीज का एक्सपोर्ट बढ़ता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस बढ़ता है। दीज आर ऑल द अबाउट द सेकेंड चैप्टर। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, एक्सप्लेन entrepreneur एज फैसिलिटेटर, ये आप कर लें। एक्सप्लेन entrepreneur एज अ फैसिलिटेटर क्यों होता है? फैसिलिटेटर इसलिए होता है, वो गवर्नमेंट के लिए फैसिलिटेटर है बिकॉज ऑन्टरप्रेन्योर ही है जो एक छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बैकवर्ड एरियाज में काम करता है, जिसकी वजह से बैलेंस रीजनल ग्रोथ बनता है, एक्सपोर्ट जनरेट होता है और GDP increase होता है. This is how entrepreneur is an facilitator. So we have done about the unit 1. So जो आपका 15 मार्क्स का एटलीस्ट 18 मार्क्स का आने वाला है, तो किसी भी तरह का और हेल्प चाहिए इस यूनिट में एंड यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन द अदर यूनिट्स, काइंडली कमेंट इन द सेक्शन. थैंक यू सो मच.